जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने भी ना मेरी तरह अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर डिग्री पास करने का सर्टिफिकेट, वो सारे ना एक स्पेशल फाइल में स्टोर करके रखे हैं। लेकिन देखो, हम वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ना सरकार अब एक नया कंसेप्ट लेके आई है, अपार कार्ड, या फिर यूं कहें अपार आईडी। क्या है ये अपार आईडी? ये देखो कंसेप्ट है सरकार का, वन नेशन वन स्टूडेंट। हमारे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक आईडी मिलेगी, और उस आईडी के बेस पे उस स्टूडेंट से संबंधित सारे जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं ना, वो एक्सेस किए जा सकते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल महेश है, महेश की एक आईडी है अपार आईडी। उस आईडी की सहायता से सब कुछ पता लगाया जा सकता है कि महेश ने 10th में कितने मार्क्स हासिल किए, 12th में कितने किए, डिग्री कहां से की, कितने मार्क्स हासिल हुए, स्किल्स क्या हासिल की, सारी की सारी डिटेल्स अपार आईडी की सहायता से एक्सेस की जा सकती हैं। पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो देखो, इसके आने के बाद ना वो फाइल मेंटेन करने का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। एक आईडी की सहायता से सब कुछ एक्सेस किया जा सकेगा, कंपनीज के द्वारा भी और बाकी हायर एजुकेशन के संस्थानों के द्वारा भी, अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है। तो देखो, और ज़्यादा डिटेल से जाने, ये जो अपार आईडी है ना, यानी वन स्टूडेंट वन आईडी का कंसेप्ट है, डेटा कहाँ से लिया जाएगा स्टूडेंट्स का? आधार कार्ड से। मतलब स्टूडेंट्स का जो आधार कार्ड होगा ना, उसके बेस पर ही बनेगा ये अपार आईडी। ये अपार आईडी बनाने के लिए ना 16 से 18 अक्टूबर के बीच में एक स्पेशल कैंपेन चलेगा। टीचर्स ना पेरेंट्स की कंसेंट लेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि देखो, आपके स्टूडेंट का जो डेटा है वो संभाल के रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल है, चिंता की बात नहीं है, आप कंसेंट दीजिए ताकि हम आपके बच्चे की यानी स्टूडेंट की आईडी बना सकें, ये अपार आईडी। कंसेप्ट तो देखो काफ़ी अच्छा है, फ्रॉड कम हो जाएंगे। मतलब कई बार तो झूठी डिग्रीज के लोग के बेस पे अप्लाई भी कर देते हैं कई स्टूडेंट्स जॉब के लिए, तो वो सारे जो फ्रॉड्स हैं ना, बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन देखो, एक समस्या ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस आईडी से वंचित रह जाएंगे, और रीजंस काफ़ी हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड अभी नहीं बना होगा या फिर बाद में लेट बनेगा। तो ये जो अपार आईडी है आधार कार्ड के ऊपर ही बनेगी ना। इसके अलावा टीचर्स भी विरोध कर रहे हैं। टीचर्स कह रहे हैं, यार आप ना हमको नॉन एकेडमिक काम देते रहते हो, पढ़ाई का काम नहीं देते, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। ऑलरेडी आपने हमको काम दिया था कि स्टूडेंट्स के आधार कार्ड बनवाना, हमने वो बनवाए, अब उसके बेस पे अपार आईडी बनेगा, पेरेंट्स से कंसेंट लेनी है, हम यही काम करते रहेंगे, पढ़ाएंगे कब बच्चों को? लेकिन कुल मिला के देखो, अच्छा कंसेप्ट है, इनोवेटिव चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ों में वन नेशन वन समथिंग आया है, जैसे वन नेशन वन डिजिटल आईडी, हेल्थ आईडी आया था, वन नेशन वन फर्टिलाइजर वाला कंसेप्ट आया था। अब आवश्यकता है वन नेशन वन एग्ज़ाम का कंसेप्ट लाने की। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वन नेशन वन एग्ज़ाम, यूपीएससी पीसीएस सब के लिए सेम एग्ज़ाम। आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस इशू के ऊपर। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक डैम बनाना है, तो डैम बनना स्टार्ट हो उससे पहले असेसमेंट किया जाता है कि अगर यहाँ पर डैम बनता है तो इसका क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा, सोशल इंपैक्ट होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, सारा असेसमेंट किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैम बनने की वजह से आसपास एक बड़ा फॉरेस्ट का एरिया जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये सारा असेसमेंट करके ही फिर अप्रूवल दिया जाता है प्रोजेक्ट को कि हाँ, प्रोजेक्ट से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अप्रूवल दे दिया जाए। अगर लगता है असेसमेंट में कि नहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया जाता। अब कायदे से देखो, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ना इसे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे हाल ही में हमने देखा कि इस प्रकार से सिक्किम में तीस्ता डैम ब्रीच हो गया, जिसकी वजह से इंटेंसिव फ्लड आ गई सिक्किम में, जानमाल का काफ़ी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में मनाली में और कुल्लू में ज़बरदस्त बाढ़ आई, सड़कें की सड़कें बह गई। कहीं ना कहीं देखो, इसके लिए एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है ठीक से नहीं किया गया वहाँ पे। इसके बाद राइटर ना थोड़ा इतिहास बताते हैं। EIA यानी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टार्ट हुआ 1976-77 में। उस समय प्लानिंग कमीशन ने ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला था कि आप रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को असेस कीजिए, सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को। लेकिन बाद में वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनको अप्रूवल लेना होता था,
पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से, जैसे माइनिंग वगैरह, उनके लिए फिर ये EIA कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन देखो उस समय ना इतनी कोई खास वैल्यू नहीं थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की, इसे रूटीन का मैटर माना जाता था। अच्छा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, बस फाइल के लिए अप्रूवल डाला और अप्रूवल मिल जाता था। कोई खास असेसमेंट वगैरह नहीं होता था कि हाँ साइंटिफिक ढंग से ये पता लगाना कि प्रोजेक्ट बनने से इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ रूटीन का मैटर। फिर देखो 1994 में उस समय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन जारी किया और कंपलसरी कर दिया। कुछ स्पेसिफाइड नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। तो उस समय कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने काफ़ी हाय तौबा मचाया, अरे ये क्या कर दिया, इससे तो हम प्रोजेक्ट ही नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो आने वाले 11 सालों में ना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से संबंधित 12 अमेंडमेंट्स लाए गए। जैसे जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स की लॉबिंग हुई कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को थोड़ा लिबरल बनाया जाए, डाइल्यूट किया जाए, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होने चाहिए इन्वायरमेंट के नाम पे, इससे तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो 12 अमेंडमेंट्स हुई 11 सालों के अंदर। फिर 2006 में फाइनली एक नया नोटिफिकेशन आया इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का। 2006 में जो नोटिफिकेशन आया ना, उसमें एक अच्छी चीज ये हुई, पावर जो है ना थोड़ी स्टेट को भी दे दी गई। इन्वायरमेंट क्लियरेंस की पावर डिसेंट्रलाइज कर दी गई, स्टेट्स को भी दे दी गई। बट देखो बावजूद इसके इंप्लीमेंटेशन तो वीक का वीक ही रहा। मतलब कि जिन लोगों को कहा जाता कि आप असेसमेंट कीजिए, प्रोजेक्ट से क्या असर पड़ेगा, प्रोजेक्ट ओनर्स उनको पैसा खिला देते और प्रोजेक्ट ओनर्स के पक्ष में रिपोर्ट दे देते। और एक बात बताइए यार, डेटा होगा तभी तो अच्छे से असेसमेंट किया जा सकता है ना। मनाली में डैम बनाना है, अगर डेटा होगा जहां पे डैम बनाना है उसके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी इकोलॉजी है, कितने लोग रहते हैं, ये सारा बेसिक डेटा अवेलेबल होगा, तभी तो कोई असेसमेंट कर सकता है ना कि डैम का क्या असर होगा। लेकिन बिना प्रॉपर डेटा के डिसीजन दे दिया जाता है कि हाँ कोई खास बेकार का असर नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अप्रूवल दे दिया जाए। रेयरली ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट को रोका जाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद, बहुत ही कम ऐसा होता है। फिर देखो ये सब चलता रहा और 2020 में ना ड्राफ्ट EIA यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा रिलीज किया गया पब्लिक कमेंट के लिए। इसमें तो बल्कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को और ज़रा डाइल्यूट कर दिया गया, और ज़रा कमज़ोर बना दिया गया। और जो राइटर्स होते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने हल्ला मचाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ऑलरेडी वीक है EIA और तुम और वीक बना रहे हो। तो उसके बाद फिर सरकार ने इसे इंप्लीमेंट तो नहीं किया 2020 का जो ड्राफ्ट था, लेकिन अभी भी ना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वीक ही है, खास करके हिमालयन रीजन्स में। राइटर एग्जांपल देते हैं कि देखो पूरे देश में ना ज्योग्राफी एक जैसी तो है नहीं। आपको पता है हिमालयन रीजन तो थोड़ा फ्रेजाइल है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट सरकार प्लेन एरियाज में करवाती है वैसे कायदे से नहीं हो सकती हिमालयन रीजन में, क्योंकि इससे पहाड़ कमजोर हो जाएंगे, लैंडस्लाइड्स इंक्रीज होने लगते हैं, और ये सब हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ समय से। बट देखो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ना कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट करती कि प्रोजेक्ट का अप्रूवल कहाँ पे देना है, प्लेन एरिया में देना है या फिर हिमालयन रीजन में देना है। इवन देखो राइटर ये कहते हैं इस चीज के लिए ग्रेडिंग है कि प्रोजेक्ट की वजह से टाइगर रिजर्व का एरिया थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय होगा, नेशनल पार्क का होगा या फिर फॉरेस्ट का होगा, इस चीज की तो है ग्रेडिंग। क्योंकि नेशनल पार्क को ज्यादा सैक्रोसैंक्ट माना जाता है कि नेशनल पार्क का हमें कुछ भी डिस्ट्रप्शन नहीं करना है, नेशनल पार्क में कुछ भी एरिया नहीं लेना है, कुछ भी एरिया डिस्ट्रॉय नहीं करना है। लेकिन हिमालयन रीजन के लिए भी तो अलग से ग्रेडिंग होनी चाहिए ना, कि प्रोजेक्ट कहां पर है, प्लेन एरिया में है या फिर हिमालयन रीजन में है, माउंटेन्स में है। इस चीज को खास तवज्जो ही नहीं दी जाती। राइटर इसी पॉइंट पे फोकस करते हैं कि देखो देश में अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, वहाँ की नीड्स अलग अलग हैं। जैसे हिमालयन रीजन्स की नीड अलग हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना होना तो आप उसकी ज्योग्राफी को कंसिडर कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि फॉरेस्ट एरिया जा रहा है, ये भी देखो कि माउंटेन के ऊपर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ें भी देखिए। और इसमें सरकार की अप्रोच ना वैसी है, प्रोजेक्ट आ जाए तब सरकार एक्शन लेती है कि अप्रूवल दे या ना दे। कायदे से सरकार की अप्रोच ना प्रोएक्टिव भी होनी चाहिए कि मनाली के आसपास के एरिया में डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए,
ये सरकार पहले से तय करके रखे, मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पहले से तय करके रखे कि इस एरिया में डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट नहीं आ सकते, तो कोई भी हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएगा अप्रूवल के लिए तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। पहले से प्रोएक्टिव काम भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को करते रहना चाहिए EIA से संबंधित। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट डिस्कस करने के बाद एक इशू जो वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक अपडेट आपको देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ना उस महिला की, उस मदर की जो प्ली थी ना, जिनकी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी थी और उन्हें टर्मिनेट करना था अपनी प्रेगनेंसी को, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि नहीं, अभी आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ना एम्स से फ्रेश रिपोर्ट मांगी थी और फ्रेश रिपोर्ट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि बच्चा अब वायबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का हवाला दिया और बोला कि देखो 24 वीक्स तक आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते थे, वो भी रेयर सिचुएशन में, जैसे कि पता लगता कि बच्चे की जान को खतरा है या फिर किसी प्रकार की मेंटल या फिर फिजिकल कमी है बच्चे में, तब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप करवा सकते थे 24 वीक्स के अंदर। लेकिन अब तो 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए हैं और इवन फ्रेश रिपोर्ट जो मिली है एम्स से उसके अनुसार बच्चे में ऐसी कोई कमी नहीं है, तो हम आपकी जो पिटीशन है रिजेक्ट करते हैं। और इवन अगर आप बच्चे को जन्म देते हो तो हम गवर्नमेंट को बोल के आपकी मदद करवा सकते हैं कि वो बच्चा जो है कोई और गोद ले ले। तो मतलब जो सजेशंस आपने दिए थे कि सरकार गोद ले ले या फिर कोई और गोद ले ले, काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप बच्चे को जन्म दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, सरकार उस बच्चे को गोद ले लेगी या फिर जो भी कपल कोई दूसरा लेना चाहता है तो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़ा जो डायलेमा था, एक तरफ मदर के राइट्स और दूसरी तरफ वो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके राइट्स, दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से बैलेंस को इस्टेब्लिश किया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट और कोलिजियम के बीच में रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस ना आर्टिकल में काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं जजेस के। मैं आपको इशू बताता हूँ। होता क्या है, अभी कौन डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा? कोलिजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस में CGI, ये 5 जजेस का एक पैनल होता है। ये नाम डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में इनको जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में इनको जज बनाना है। इवन किस जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, ये भी कोलिजियम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब कायदे से होता ये है कि कोलिजियम नाम डिसाइड करता है, रिकमेंडेशन भेजी जाती है कोलिजियम के द्वारा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने से काम करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे काम करते हैं जो प्रेसिडेंट है। तो अगर देखो सरकार को कोलिजियम की रिकमेंडेशंस पसंद नहीं आती ना, मान लीजिए कोलिजियम ने नाम दिया कि महेश को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं महेश को नहीं बनाएंगे भैया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फाइल वापस भेज सकती है कोलिजियम के पास में कि हम महेश को नहीं बनाना चाहते, इससे हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, कोई भी मतलब रीज़न हो, करप्शन के आरोप हों महेश के ऊपर, तो कोलिजियम चाहे तो महेश का नाम फिर से भेज सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि नहीं नहीं महेश को ही बनाना है भैया। तो ना कायदे से दूसरी बार जब कोलिजियम भेजे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर महेश को जज बनाना होगा। बट कायदे से ना सेंट्रल गवर्नमेंट चालाकी खेलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट इग्नोर, मतलब फाइल पर रिप्लाई नहीं देती तो बस वो फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। कोई टाइम नहीं लिखा हुआ ना कितने समय के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई करना है। वैसे वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में, और टाइमलाइन फिक्स कर दी गई थी कि सरकार को ना इतने समय में कोलिजियम को अपनी फाइल लौटा देनी है। अगर सरकार को किसी जज के नाम को लेके कंसर्न भी है तो एक टाइमलाइन सेट कर दी गई थी कि इस टाइमलाइन के अंदर आप फाइल लौटा दो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2021 की इस गाइडलाइंस को नहीं मानती, इस वर्डिक्ट को नहीं मानती, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नाम अच्छे नहीं लगते ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बस उनको इग्नोर कर देती है, उस फाइल पे कोई एक्शन ही नहीं लेती, वो फाइल पड़ी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पड़ी रहती है। जैसे जस्टिस टी राजा का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट में। कोलिजियम ने फाइल भेजी सरकार के पास कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन सरकार ने क्या किया, इनकी फाइल पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, बस अपने पास रखा काफ़ी समय तक फाइल, और वो बस इंतज़ार करते रह गए, रिटायरमेंट हो गई इतने में उनकी।
तो सरकार की अप्रोच ना सिलेक्टिव है, मतलब जो नाम सरकार को पसंद आते हैं उन पे तो सरकार जल्दी से अप्रूवल दे देती है, साइन करके वापस कोलिजियम के पास भेज देती है, और जो नाम सरकार को पसंद नहीं आते बस उनकी फाइल फिर अपने पास रख लेती है। तो देखो अपने कोलिजियम सिस्टम भी अपने आप में ना इसमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। तो एक बार हम ना डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इशू है, डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोविजन पहले क्या था हमारे देश में, बाद में क्या हुआ, कब से कोलिजियम सिस्टम आया, एक बार डिटेल से आप समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब देश का संविधान बना तो संविधान में जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में क्या बताया गया, क्या लिखा गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यही निकल के आता है। देश का संविधान बनता है 1950 में। संविधान बना तो आर्टिकल 124 में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हर एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, समझ गए, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन। ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लेके विवाद उत्पन्न हो गया था। मतलब संविधान के 124 आर्टिकल में ये तो लिखा गया कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, इसी प्रकार का सिमिलर आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक लाइन ये ऐड कर दी गई, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। अब देखो प्रेसिडेंट जो काम करते हैं आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, यानी सरकार की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट चलते हैं, अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेते। तो ना आजादी के बाद कुछ सालों तक तो यही चलता रहा कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते रहे, यानी सरकार के कहने पर जजेस को अपॉइंट करते रहे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ, 1981 में ना एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। इसे फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में क्वेश्चन निकल के आया, क्या कंसल्टेशन का वर्ड का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन है? मतलब एक तो कंसल्टेशन देखो ऐसी होती है कि सामने वाला जो बोले वो आपको करना पड़ता है, या फिर कंसल्टेशन का मतलब यूं है कि फॉर्मेलिटी करनी है कि उनकी ओपिनियन पूछ ली, उसकी ओपिनियन मानो या ना मानो वो सरकार की इच्छा है, मतलब वो प्रेसिडेंट की इच्छा है। तो कंसल्टेशन वर्ड का मतलब क्या है, इस पर फैसला हुआ फर्स्ट जज केस में, यानी कि 1981 के इस केस में। यह स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी देर लग गई इस स्लाइड को बनाने में, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, रिवीजन के भी बहुत काम आएगी ये स्लाइड। तो 1981 का जो ये केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड दिया, कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली एम्प्लाइज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप व्यूज का एक्सचेंज कर रहे हो। कंसल्टेशन वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो व्यू दे आपको वो व्यू मानना ही है। मतलब प्रेसिडेंट को जजेस से, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है, इसका मतलब सिर्फ ये है सीजीआई जो भी राय दें बस वो सुन ली प्रेसिडेंट ने। इसका मतलब ये नहीं है कि सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो राय दी वो माननी ही है, वो मैंडेटरी है, उसको मानना प्रेसिडेंट के लिए, ये मतलब नहीं है कंसल्टेशन का। साफ तौर पे क्लैरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1981 के इस केस में। इसे फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेकंड जज केस आता है 1993 में। एक्चुअल में सेकंड जज केस के नाम से तो इसे जाना जाता है। केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस केस में ना पासा पलट गया। अभी तक देखो पावर सरकार के पास ही थी, सरकार जो बोलती थी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसी हिसाब से जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते थे। लेकिन देखो 1993 के इस केस से ना, सेकंड जज केस से पासा पूरी तरह से पलट गया। पावर अब आ गई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया, जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, इसका मतलब कॉन्करेंस है। उन्होंने एक नया मैकेनिज्म ड्रा कर दिया कि सीजीआई प्लस में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, ये 3 लोगों का एक पैनल होगा और ये पैनल प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट करेगा और उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। अभी तक पावर किसके पास में थी? सरकार के पास, क्योंकि सरकार जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती थी, प्रेसिडेंट उसी प्रकार से जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते थे। सिर्फ पूछना होता था
सुप्रीम कोर्ट के जज से, सीजीआई से या फिर दूसरे जज से कि आपकी क्या राय है, वो राय मैंडेटरी नहीं होती थी सरकार के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर मानना। लेकिन 1993 के इस सेकंड जज केस से ना पासा पलट गया, पावर आ गई अब कोर्ट के हाथ में। नया मैकेनिज्म ड्रा किया गया कोलिजियम का कि सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज नाम रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, उन्हीं लोगों को जो नाम रेकमेंड किया जाएगा इस कोलिजियम के द्वारा। अब इसके बाद क्या हुआ, 1998 में इस कोलिजियम को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया थर्ड जज केस में। थर्ड जज केस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट की कि इस इश्यू पर आपकी क्या ओपिनियन है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना कोलिजियम को एक्सपेंड कर दिया था। थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज का होगा कोलिजियम, बजाय के 2 सीनियर मोस्ट जज का। यानी सेकंड जज केस में एक नया सिस्टम आ गया था कोलिजियम का जिसमें 3 लोग होंगे, लेकिन इसके बाद 1998 वाले थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कोलिजियम में सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज नहीं होंगे, बल्कि सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो यह सिस्टम है कोलिजियम का। अब ये कोलिजियम जो नाम रेकमेंड करता है ना प्रेसिडेंट को, उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को जजेस के अपॉइंटमेंट करनी होती है। अगर 2 जज भी खिलाफ हो जाए ना किसी जज के अगेंस्ट, तो भी कोलिजियम उस नाम को रेकमेंड नहीं करेगा प्रेसिडेंट को। सरकार की जो पावर है ना अब इसमें पूरी तरह से लिमिटेड हो गई। मान लीजिए कोई फाइल भेजी कोलिजियम ने जिसमें सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी नाम को अच्छा नहीं लगता, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को वापस लौटा सकती है, लेकिन यह कोलिजियम फिर से उस जज के नाम को सरकार के पास भेज देना, तो सरकार को फिर उस नाम को मानना ही पड़ता है। सरकार एक चीज कर सकती है, वो सरकार अक्सर किया करती है, किसी की फाइल पे ना लगातार कई समय तक बैठ जाती है। मान लीजिए 4 नाम भेजे कोलिजियम ने, सरकार को एक नाम पसंद नहीं आया, तो सरकार ना उस फाइल को वापस नहीं लौटाएगी, क्योंकि उसे पता है वापस लौटाने पे तो कोलिजियम वापस हमें फाइल दे देगा, फिर हमें वो फैसला मानना पड़ेगा कोलिजियम का। सरकार जानबूझ के उस फाइल पे बैठ जाती है, कुछ फैसला ही नहीं लेती। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई फैसला लिया ही नहीं। तो इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाती है कि सरकार कुछ नहीं करने की, तो वो फाइल खुद ही वापस ले लेती है, या फिर कुछ ऐसी सहमति बन जाती है। तो सरकार ना इनडायरेक्ट रास्ता अपनाती है किसी जज के अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए, जो सरकार को लगता है कि इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, 1998 के बाद सिस्टम चलता रहा, लेकिन 2015 में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार आई जबरदस्त बहुमत के साथ में। सरकार ने सोचा पावर फिर से छीनने का बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत आया है। तो एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि एक बॉडी बनाई जाए, कोलिजियम के बजाय एक बॉडी बनाई जाए, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो कमीशन है ना, इसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, यानी जजेस होंगे, बाकी 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, 1 लॉ सेक्रेटरी होंगे। तो ये 6 लोग जो है ना मिलके नाम रेकमेंड करें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। ये 2015 में इनेक्ट हुआ था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना तुरंत ही इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर अंदर ही इस NJAC को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसे 4th जज केस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि देखो NJAC को स्ट्राइक डाउन करते वक्त, यानी 2015 की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो MOP है जजेस को अपॉइंटमेंट की, यानी MOP मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसके थ्रू कोलिजियम सिस्टम जजेस को अपॉइंट करता है, इसमें हम सुधार लेके आएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब देखो उसके बाद 2017 तक काफी बार सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में वार्तालाप हुआ, कम्युनिकेशन हुआ कि कोलिजियम सिस्टम में कैसे सुधार लाया जाए। काफी सारे रिकमेंडेशंस निकल के आए कि अलग से एक सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लेके आए जजेस की अपॉइंटमेंट में। यह भी कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे द्वारा रोकी जा सकती है। तो इन चीजों पे ना सहमति नहीं बनी। तो 2017 के बाद से अभी तक कोलिजियम सिस्टम में सुधार लाने वाला जो MOP था ना, उस पर काम ठप है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से लड़ाई हो गई है कोलिजियम के नाम पे कि ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। समझ गए? तो अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, ये जो सिस्टम है वो अच्छा क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है।
देखो कोलिजियम जो वर्ड है हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, जुडिशरी ने खुद ही इस सिस्टम को इवोल्व कर लिया है। ये तो वही बात होगी, जजेस खुद ही जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो अनडेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि इसमें जजेस ना तो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं, डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं उनके पास रियल पावर होती है, ना तो जजेस लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं, ना ही उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेक। देखो कोई भी ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है सिलेक्शन के लिए, किस बेस पे जजेस को सिलेक्ट किया जाता है, कोई रिटन मैनुअल नहीं है कैसे ये कोलिजियम फंक्शन करता है, और मीटिंग्स के सिलेक्टिव रिपोर्ट जो है पब्लिश किए जाते हैं। मतलब कोलिजियम की फंक्शनिंग में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे ये कोलिजियम सिस्टम काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोट्स नेपोटिज्म। बहुत बार ऐसा होता है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो फॉर्मर जजेस के बच्चों को ही या फिर और दूसरे रिश्तेदारों को ही सिलेक्ट कर लेता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट है। ये इतनी सारी वैकेंसीज देखो खाली रहती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लेकिन कोलिजियम जो है वो ठीक से समय रहते वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाता। नेक्स्ट, इग्नोर्स सुप्रीम कोर्ट ओवन गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने देखो 1993 में यह कहा था कि सीनियरिटी जो है वो जरूरी है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रमोट करना है तो आप सीनियरिटी जरूर देखिए, लेकिन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस का ही कोलिजियम सिस्टम उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट इस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन। पिछले पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि सीनियरिटी को अवॉइड करना ये इस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस के अगेंस्ट है। और देखो रिप्रेजेंटेशन भी तो नहीं है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाज के जो अलग अलग सेक्शंस हैं जैसे ओबीसी है, वुमेन है, एससी एसटी है, मुस्लिम्स हैं, मतलब समाज के जो अलग अलग सेक्शंस हैं ना उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और सबसे लास्ट में इवन 4th जज केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो स्ट्राइक डाउन किया था ना NJAC को, यानी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी सुधार कोलिजियम सिस्टम में नहीं आया है। इसके बाद वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है, देखो दोनों चीजों को इंश्योर करना जरूरी है। पहली चीज, अभी का जो सिस्टम है ना काफी ओपेक है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, ये बात सच है। दूसरा, सरकार की इंटरफेरेंस भी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, अदरवाइज सरकार अपने लोगों को जज बनाने लगेगी और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगी। तो जजेस की अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट ढंग से होनी चाहिए। 2017 से कोलिजन सिस्टम में सुधार लाने की जो प्रक्रिया ठप पड़ी है उसको चालू करने की आवश्यकता है। दोनों मिलकर देखो ये इंश्योर करें जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना एक निश्चित मैकेनिज्म के थ्रू हो, प्रोसीजर के थ्रू हो, एडहॉक बेसिस पे ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो बार है वहां से भी जो नाम आते हैं उनको कंसीडर किया जाए। तो ऐसे कुछ एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है, तभी ये पूरा जो प्रोसेस है ना वो अच्छे ढंग से चलेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में। इसके बाद देखो क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित और दूसरा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से संबंधित। प्री का क्वेश्चन देखो, कई बार ना यूपीएससी सीधा सीधा ये नहीं बताती कि NJAC ये रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ना नंबर पे खेल जाती है कि 99th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको अमेंडमेंट यहां पर याद होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और इसका बताइए आंसर क्या है आपके हिसाब से। पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं बताता हूं। लिख दिया? अब मैं बताता हूं, इसका आंसर ना बी है, बी आंसर है इसका। दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।